हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे जो है मैराथन क्लास चला रहे हैं स्पेशली लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। तो आज मैराथन क्लास का सेकेंड पार्ट आएगा पेपर 1 का, जो कि पेपर 1 है आप लोगों का। कल आप लोगों को पार्ट 1 मिला था जिसमें आप लोगों ने जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में उस पे जो है आपने क्लास देखा। आज के क्लास में हम लोग जो है जो बचे हुए आपके यूनिट थे और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आज मैं लेकर आई हूँ। तो आज के भी क्लास को अच्छे तरीके से देखिए। क्वेश्चन इसी के अंदर से आता है, कोई बाहर से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। तो ये दोनों क्लास को, कल के क्लास को और आज के क्लास को आप कर लेंगे तो पेपर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। जैसे कि आप जान रहे हैं 4 बजे बीएड फर्स्ट ईयर के लिए अभी रिवीजन क्लास चल रहा है, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए मैराथन चलाया जा रहा है। इसी तरह से जो है जब जब जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम रहेगा वो 4 बजे उन यूनिवर्सिटी को लेकर कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी CCSU बीएड फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को मैं बता दूं, आपका मई लास्ट या जून फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम होने का चांस है। तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो है पेड क्लास, जो 45 डेज़ में आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट करेगा और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेगा जिससे कि आप उसको कंप्लीट कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का जो टॉपिक हमारा है यूनिट 3 से आपका है शिक्षा समाजशास्त्र का अर्थ और इसका क्या रिलेशनशिप है वही देखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, शिक्षा के समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, एक विषय के रूप में इसके विकास के संक्षेप में विवेचना कीजिए। लॉन्ग में ही ये क्वेश्चन आता है। तो एजुकेशनल सोशोलॉजी जो है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझेंगे। शैक्षिक समाजशास्त्र, एजुकेशनल सोशोलॉजी है क्या को समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा के रूप में जाना जाता है। इस विषय का संबंध शिक्षा तथा समाजशास्त्र दोनों से है। जैसे कि इसमें नाम है शैक्षिक समाजशास्त्र, यानी कि हम इसमें जो है शिक्षा और समाज दोनों के बारे में समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं और दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, उन सारी चीज़ों को इसमें हमें पढ़ना होता है। तो इनका जैसे नाम है शिक्षा तथा समाजशास्त्र, इन दोनों से मिलकर के ये जो है ये विषय बना हुआ है। इस शाब्दिक विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाता है। इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। देखिए, ये जो है शैक्षिक समाजशास्त्र, इस विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है, शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर होता है। समझे? मतलब कि एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी समस्याएं आती है, उनका समाधान किया जाता है, लेकिन किस आधार पर, किस प्रिंसिपल पर, किस नियम पे? तो समाजशास्त्रीय नियम के आधार पर। यह भी कहा जा सकता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मीनिंग यही हुआ इसका। शैक्षिक समाजशास्त्र के अर्थ एवं परिभाषा को प्रस्तुत करने से पूर्व शिक्षा तथा समाजशास्त्र के अर्थ एवं परिभाषा को समझना जरूरी है। देखिए, क्योंकि ये बना तो शिक्षा और समाज से ही है ना, तो शैक्षिक समाजशास्त्र मिलकर के क्या बन जाता है और दोनों अलग अलग क्या है, इन सब के बारे में हमें जानना है। तो दोनों मिलकर के किस तरह से अलग एक विषय, एक सब्जेक्ट का निर्माण करता है, उसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि शिक्षा एक्चुअली क्या है और समाजशास्त्र क्या है और किस तरह से ये दोनों कनेक्ट होकर के एक दूसरे सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। तो आइए शिक्षा का अर्थ समझते हैं। शिक्षा का अर्थ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में यानी कि कल वाले क्लास में बताया है। शिक्षा वास्तव में एक जटिल एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिस शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की निहित शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास किया जाता है। शिक्षा के ही द्वारा मनुष्य प्राणी से इंसान या सामाजिक प्रणाली बनता है। शिक्षा का संबंध मनुष्य के जीवन के विभिन्न या यह भी कहा जा सकता है कि समस्त पक्षों से है। देखिए, आप शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा रियली में अगर देखा जाए तो इंसान के विकास में सहायक होती है, राइट।
मतलब सही तरीके से जो विकास हो। अब शिक्षा, अगर शिक्षित है आप, तभी जो है आपका शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास सही तरीके से हो पाएगा, क्योंकि आपको उसके बारे में सब पता होगा कि किस तरह से क्या करना है। यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है। समाजशास्त्र का, तो यहाँ पे हो गया आपका शिक्षा का अर्थ। अभी थोड़ा सा इसको मैं अलग कर देती हूँ। अब हम देखेंगे समाजशास्त्र का अर्थ, दोनों अलग अलग में क्या है। देखिए, समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है सोशोलॉजी। अंग्रेजी भाषा के इस शब्द की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या करने पे लगता है यह शब्द दो शब्दों अर्थात सोशियो, ठीक है, तथा लॉजी से सम्मिलन से बना है। किस किस से बना है? सोशियो तथा लॉजी। सोशियोलॉजी बोलते हैं ना, तो सोशियो तथा लॉजी, इसका मीनिंग क्या होता है? ये दोनों शब्द दो भिन्न भाषाओं से संबंधित है। सोशियो शब्द लैटिन भाषा के सोशियस से बना है तथा लॉजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लोगस से बना है। इन दोनों शब्दों का मौलिक अर्थ है क्रमशः समाज तथा शास्त्र। समाज तथा शास्त्र इसका मीनिंग है, तो इसीलिए ये हुआ समाज और ये हुआ शास्त्र। सोशियो का मतलब होता है समाज और लॉजी का मतलब होता है शास्त्र, तो ये सोशियोलॉजी हो गया। समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ को जानने के उपरांत इसकी भाषा को प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की परिभाषा निर्धारित की है। कुछ विद्वानों के विचारानुसार, देखिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या है। ये है परिभाषा हमारे विद्वानों की या फिलोसफर की। मैकाइवर एंड पेज, मैकाइवर एवं पेज के शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। देखिए, अभी हमने शिक्षा को देखा, तो शिक्षा का मतलब क्या होता है? एक इंसान का जो पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास करे, यही शिक्षा का उद्देश्य होता है, राइट। अगर हम शिक्षा का शॉर्ट में डेफिनेशन देखें तो शिक्षा का मतलब क्या होता है? एक इंसान का सर्वांगीण विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। अब उसी तरह से समाजशास्त्र का मतलब क्या होता है? समाजशास्त्र का मतलब होता है कि समाज के जो नियम बने हैं, ठीक है, जो बोल सकते हैं कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं हम उसे समाजशास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से शिक्षा समाजशास्त्र आप समझे। जॉर्ज सिमिल के शब्दों में, जॉर्ज सिमिल ने क्या बोला है? जॉर्ज सिमिल ने बोला है समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है। उपयुक्त विवरण के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के प्रकारों एवं स्वरूपों, क्रियाओं एवं घटनाओं समाज के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन करता है। देखिए, शिक्षा से है कि एक इंसान का सर्वांगीण विकास हो। समाजशास्त्र का मतलब हो जाता है कि अब समाज बनता किससे है? मानव से, इंसान से, हम सभी से। तो हम सभी के बारे में, यानी कि मानव के संबंधों, प्रकार, विचार, उनके स्वरूप, उनकी क्रिया, उनकी घटना, इन सभी चीज़ों के बारे में वैज्ञानिक तरीके से जो अध्ययन किया जाता है वो समाजशास्त्र हो जाता है। इसमें साइंस जो है जुड़ा हुआ है। एक विषय के रूप में इसकी विकास की विवेचना, यही क्वेश्चन आता है कि एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है। देखिए, एक विषय के रूप में इसके विकास को स्वीकार्य किया गया है। समाजशास्त्र की शाखा के अंतर्गत शिक्षा संबंधी समस्याओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत शिक्षा पर, देखिए शैक्षिक समाजशास्त्र में क्या होता है? शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत शिक्षा पर समाज के प्रभाव तथा समाज पर शिक्षा के प्रभाव का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। अब ध्यान से समझिए इसको। शैक्षिक समाजशास्त्र में क्या होता है कि एजुकेशन पर समाज का, ठीक है, एजुकेशन यानी शिक्षा पर समाज का प्रभाव, और ठीक उसी प्रकार समाज पर शिक्षा के प्रभाव,
दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एजुकेशन पर भी समाज का प्रभाव पड़ता है। हम एजुकेशन में करिकुलम ये सब सोचकर बनाते हैं कि हम सब प्राणी, हम सब जो मानव हैं किस तरह से जीते हैं, वही करिकुलम हम उसमें डालते हैं सिखाने के लिए बच्चे को। ये तो हुआ समाज का असर शिक्षा पे। दूसरी तरफ शिक्षा में हम ये भी सिखाते हैं बच्चों को कि किस तरह से आइडियल सिटीजन बनना है, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हो जाता है शिक्षा के द्वारा समाज पर असर। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। शिक्षा जो है समाज पर असर डालती है और समाज जो है शिक्षा पर असर डालती है। इसीलिए शैक्षिक समाजशास्त्र में इन सभी का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना ही जो है शैक्षिक समाजशास्त्र है। एजुकेशन सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है। ठीक है। व्यक्ति के शिक्षण की प्रक्रिया का परिचालन घर, परिवार तथा समाज के सदस्यों द्वारा होता है। शिक्षा तथा समाज का आपसी संबंध है। व्यक्ति को शिक्षित करने में पास पड़ोस का महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए, किसी भी इंसान को शिक्षित करने में आसपास के लोग, कम्युनिटी, फैमिली, सबका असर तो दिखता ही है ना। तो यहाँ पे जो है आसपास के लोगों का भी योगदान होता है। इससे पास पड़ोस के परिवार, उनके रीति रिवाज, झगड़ों, मेल मुलाकात, खेल कूद तथा सामूहिक कार्यों में व्यक्ति की शिक्षा की प्रक्रिया परिचालित होती है। समाज में विद्यमान धार्मिक संस्थाएं भी व्यक्ति के लिए शिक्षा का साधन होती है। हर तरह से लोग जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं शिक्षा पे। समाज की व्यावसायिक गतिविधियां भी शिक्षा को प्रभावित करती है। विभिन्न नागरिकों की दशाएं भी शिक्षा को प्रभावित करती है। समाज में अनेक सुंदरताएं, कुरूपताएं, अच्छाइयां तथा बुराइयां व्याप्त है। समाज में रहकर व्यक्ति विभिन्न समूहों की सदस्यता प्राप्त करता है तथा इसके अनुभवों का दायरा विस्तृत होता है। समाज में व्यक्ति मित्रता, आकांक्षा, संतोष, असंतोष, सामूहिक जीवन तथा एकांतवाद आदि से भी व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। तो ये ऊपर की सभी चीज़ों को हम देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि शिक्षा पर समाज का असर होता ही होता है। अब हम यहाँ पे, ये हो गया हमारा निष्कर्ष। उपयुक्त विवरण द्वारा स्पष्ट है, समाजशास्त्र एक विषय के रूप में अनिवार्य है। इससे औपचारिक संस्थाएं अर्थात विद्यालय भी समाज की मान्यताओं एवं रीति रिवाजों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में छुआछूत की भावना, पर्दा प्रथा, जाति पात के भेदभाव, ऊंच नीच की भावना आदि का प्रभाव विद्यालय तथा शिक्षा पर पड़ता है। वास्तव में छात्र में अध्यापक भी तो समाज के अभिन्न सदस्य हैं, अतः उनका समाज से प्रभावित होना स्वाभाविक है। ठीक है। तो ये हो गया कि एज अ सब्जेक्ट जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है और एज अ सब्जेक्ट जो है किस तरह से समाज शिक्षा को और शिक्षा समाज को प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जाता है, शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र में क्या अंतर है। इसको इस तरह से पॉइंट भी आप लिखेंगे। सबसे पहले समझते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो ठोस वस्तुनिष्ठता या वह विश्लेषण पर आधारित विषय नहीं है। ये क्या है, बताया जा रहा है कि ठोस वस्तुनिष्ठता और विश्लेषण यानी कि ज़्यादा एनालिसिस पर आधारित ये सब्जेक्ट नहीं है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा का समाजशास्त्र वह समाजशास्त्र विज्ञान पर आधारित विषय है जो ठोस वस्तुनिष्ठता और परोक्षता और विश्लेषण पर आधारित है। मतलब इसमें साइंस को ज़्यादातर तवज्जो दिया जाता है शिक्षा के समाजशास्त्र में, और उसी तरह से साइंस के मेथड द्वारा जो है एनालिसिस किया जाता है। लेकिन शैक्षिक समाजशास्त्र यानी एजुकेशनल सोशियोलॉजी पे उतना एनालिसिस नहीं होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र अधिकांश शोध सतही तथा शिक्षण अव्यवस्थित है। इसका शिक्षण अव्यवस्थित है। इसमें आइए, शिक्षा का समाजशास्त्र क्षेत्र में किए गए शोध और शिक्षण व्यवस्थित व वैज्ञानिक है। शैक्षिक समाजशास्त्री अधिक व्यवहारिक होते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, दोनों में डिफरेंस का एकदम एक वर्ड में समझ लीजिए दोनों में डिफरेंस। शैक्षिक समाजशास्त्र जो है ना, ज़्यादातर आपके कल्चर, नियम जो हमें हमारे
हमारे समाज के आस-पास पड़ोस, हमारे बड़ों से जो समझाया जाता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उसका कोई तथ्य नहीं होता, उसका कोई आंसर नहीं होता है, उसके पीछे कोई पॉइंट नहीं होता है, या फिर हम पूछते भी हैं तो हमें नहीं मिलता है, वो शैक्षिक समाजशास्त्र हो गया। वैसे नियम संस्कृति से, कल्चर से रिलेटेड। और शिक्षा का समाजशास्त्र का मतलब होता है कि हम जो है पूरी तरीके से टेक्निकल लेवल पर, यानी कि एनालिसिस करना, उसके बारे में रिसर्च करना, और ये सभी सब साइंस मेथड से किया जाता है। शिक्षा का समाजशास्त्र क्षेत्र में किए गए शोध और शिक्षण व्यवस्थित व वैज्ञानिक है, ये व्यवहारिक है, और ये जो है शिक्षा समाजशास्त्री शिक्षा को विस्तृत दृष्टिकोण से देखते हैं तथा अधिकतर सैद्धांतिक होते हैं। मतलब ये अगर बोले तो ये प्रैक्टिकल है, और ये जो है थियोटिकल टाइप का है, प्रिंसिपल्स पे आधारित है। शैक्षिक समाजशास्त्र मिश्रित या प्रयुक्त समाजशास्त्र है, अर्थात यह एक प्रकार में शैक्षिक तकनीकी है, और ये है शिक्षा का समाजशास्त्र शुद्ध समाजशास्त्र की एक शाखा है, यह शैक्षिक तकनीक नहीं है। यह विश्लेषणात्मक न होकर संश्लेषणात्मक है, यह प्रयोगात्मक और विश्लेषणात्मक है, यह शिक्षा की समस्याओं पर केंद्रित है, इसमें शिक्षा की समस्याओं पर फोकस किया जाता है, और ये जो है समाज के विश्लेषणात्मक अध्ययन से विद्यालय की ओर लेकर जाता है। ये समाज से आपको विद्यालय की ओर ले जाएगा, और ये आपको विद्यालय से समाज की ओर लेकर जाएगा। शैक्षिक समाजशास्त्र निरीक्षण, साक्षात्कार आदि विधियों को अनुसंधान में प्रयोग करता है, और शिक्षा का समाजशास्त्र वह प्रयोगात्मक अध्ययन पर बल देता है। इसमें समाजशास्त्र द्वारा शिक्षा के आंतरिक पक्षों पर ध्यान केंद्रित होता है, अतः इसमें शिक्षा के सिद्धांत, अभ्यास और प्रक्रियाओं को समझने पर बल दिया जाता है। इसमें समाजशास्त्र के अंतर्गत शिक्षा पर बाह्य ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग जो है ये कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन VVI है, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है संस्कृति से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड। कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप लोग का, कल्चर क्या है, कल्चर की मीनिंग, उसका डेफिनेशन, ये सब बताइए। देखिए, संस्कृति शब्द मूलतः अंग्रेजी शब्द कल्चर का अनुवाद है। संस्कृति शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों, नैसर्गिक शक्तियों तथा उनके परिष्कार का द्योतक है। साधारणतः संस्कृति शब्द का अर्थ होता है सुधरी हुई, अच्छी स्थिति माना गया है। संस्कृति का अर्थ क्या होता है? सुधरी हुई और अच्छी स्थिति, ठीक है। किसी भी देश, जाति तथा समुदाय विशेष की संस्कृति से अभिप्राय होता है उस देश, जाति अथवा समुदाय के लोगों का रहन सहन तथा जीवन यापन का तरीका। संस्कृति से हम लोग यही लगाते हैं ना, मतलब अर्थ तो यही लगाते हैं कि जहाँ पे लोग रहते हैं उनका रहने सहने का, बोल चाल का, खाने पीने का, सबका तरीका अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये हर जगह की संस्कृति अलग होती है, वो अपने उस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो डिपेंड करता है। अब जैसे मैं बात कर लूँ यूपी की, तो यूपी में जो लोग रहते हैं उनका खान पान, और जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनका खान पान और रहन सहन सब में अलग होता है। तो दोनों की संस्कृति क्योंकि अलग अलग है। मनुष्य को अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए सुधार अथवा परिष्कार करते हुए उन्नति करता है, उसे संस्कृति कह सकते हैं। चलिए अब हम परिभाषा देखेंगे, परिभाषाएं। गिलिन ने क्या बोला है? गिलिन के अनुसार प्रत्येक समूह तथा समाज में व्यवहार के ऐसे प्रतिमान होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तथा बच्चों को सिखाए जाते हैं, जिससे निरंतर परिवर्तन की संभावना रहती है। देखिए, संस्कृति ही एक इस तरह का बोल सकते हैं धरोहर है जो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है, बताया जाता है, और उसको जो है सिखाया जाता है ताकि वो आने वाले जनरेशन में वो भी बता सके। तो ये संस्कृति जो है पुराने टाइम से चली आ रही है, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है, और फिर हम आगे आने वाले जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, गिलिन के अनुसार। टाइलर के अनुसार संस्कृति वो जटिलतापूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिक आचरण, कानून और प्रथा तथा कोई अन्य क्षमताएं और आदतें आती हैं जिन्हें मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। ठीक है। प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने क्या कहा है? इनके अनुसार संस्कृति भाषा और कला, धर्म और दर्शन, सामाजिक रीति रिवाजों, आदतों तथा राजनीतिक संस्थाओं पर आधारित
संस्थाओं और आर्थिक संगठन के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। तो ये हुमायूं कबीर का हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 परिभाषाएं मिली हैं जो भी विद्वान हैं उनकी, तो ये आपको लिखना है। अब देखिए इन सभी के परिभाषाएं लिखने के बाद ये निष्कर्ष है, उपरोक्त विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से संस्कृति को परिभाषित किया है। संस्कृति किसी एक व्यक्ति के प्रयत्न का परिणाम नहीं होती, अपितु वह असंख्य लोगों के सामूहिक प्रयत्न का परिणाम होती है। ये लास्ट में निष्कर्ष निकला। अब आइए विशेषता देखते हैं। तो संस्कृत जो है सीखी जाती है, जो कि हमें हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं। लुंडबर्ग के अनुसार संस्कृति व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियां अथवा जैविकीय विरासत से संबंधित नहीं होती है, ये हमारा सामाजिक चीज होता है, और ये सामाजिक चीज हमें हमारे जो एल्डर होते हैं वो सिखाते हैं, बल्कि ये सामाजिक सीख व अनुभवों पर आधारित है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक अनुभव व प्रत्येक आविष्कार संस्कृति का अंग बन जाते हैं। तो पहला आपका पॉइंट क्या आया कि संस्कृति जो है सीखी जाती है, ये आपको अपने आप जेनेटिक ये नहीं होती है। दूसरा है प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल भी दिया, यूपी के लोगों की संस्कृति और महाराष्ट्र के लोगों की संस्कृति अलग होती है, और इस पे असर क्या क्या होता है, इस पे भौगोलिक यानी कि वहाँ के भौगोलिक स्थिति जो जगह है उसका असर देखने को मिलता है, समाज का असर देखने को मिलता है, इसीलिए जो है ये अलग अलग होता है। तीसरा है संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। बिल्कुल, संस्कृति तो समाज का ही एक अंग है, तो इसमें सामाजिक गुण तो मिलेंगे ही। संस्कृति एक सामाजिक घटना है क्योंकि इसका विकास मानवीय अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है। संस्कृति इसलिए भी सामाजिक है कि इस पर किसी एक या 2 व्यक्तियों का अधिकार, एकाधिकार नहीं होता, बल्कि समूह का अधिकार होता है। बिल्कुल सही, इसीलिए जो है ये सामाजिक गुण है। संस्कृति समूह का आदर्श होता है। जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि संस्कृति जो है 1 या 2 लोगों से मिलकर नहीं बनता है, पूरे समूह से मिलकर बनता है, तो वो सारे समूह के लिए ये एक आदर्श का रूप काम करता है। संस्कृति में व्यवहार के आदर्श रूप सम्मिलित होते हैं, व्यक्ति इन्हीं आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार का मापदंड हुआ करती है, उसके किसी भी व्यवहार का औचित्य सांस्कृतिक प्रतिमानों से आंका जाता है। फिर संस्कृति में परिवर्तित होने का गुण है। हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग जो है थोड़े थोड़े चेंजेस तो आते ही रहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे दादा दादी, उनसे भी आगे वाले लोग, उन लोगों की जो संस्कृति थी और रीति रिवाज थे, और अभी के रीति रिवाज में तो फर्क आया ही है। तो ये बोल सकते हैं परिवर्तन, मॉडिफिकेशन होते रहता है, थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं। संस्कृति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित होने की विशेषता पाई जाती है। संस्कृति में निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन आंतरिक बाह्य दोनों प्रकार के कारणों से हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके विशेषता संस्कृति के। अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन, ये भी आप में है और इससे भी क्वेश्चन आता है सोशल चेंज से, और ये भी लॉन्ग में ही आता है। सामाजिक परिवर्तन क्या है, सोशल चेंज क्या है। मानव जीवन की प्रमुख विशेषताएं, मानव जीवन की प्रमुख विशेषता है उसका सदा एक समान न रहना। देखिए, चाहे वो समाज हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे इंसान का व्यवहार हो, उसमें परिवर्तन आता रहता है। अन्य शब्दों में उसके जीवन में सदैव कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। मनुष्य समाज की इकाई है, अतः उसमें होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। अन्य शब्दों में मानव जीवन में होने वाले परिवर्तन समाज में भी परिवर्तन लाते हैं। देखिए, समाज जो है हम इंसानों से मिलकर बना है, तो हम जो इंसान हैं, हमारे अंदर जो है जो परिवर्तन आता है वही जो है एक कारण बन जाता है समाज में परिवर्तन आने का। ठीक है, ये समाज में परिवर्तन है, यहाँ से आप देख लीजिएगा, पूरा आप यही लिख सकते हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए, सर्वप्रथम हम परिवर्तन शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। फिक्टर ने परिवर्तन की परिभाषा इस प्रकार दी है। उन्होंने कहा है कि पहले की अवस्था में अंतर को परिवर्तन कहते हैं। पहले जो भी सिचुएशन थी उसमें जो चेंज आ जाता है उसको हम परिवर्तन कहते हैं। इस अर्थ में
समाज में पहले जो अवस्था या दशा थी, यदि उसमें कोई हेर फेर या अंतर आ जाता है तो उस सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज संबंधी हेर फेर अथवा समाज में होने वाले परिवर्तन से है। अब देखिए इसका जो है क्या डेफिनेशन दिया है फिलोसोफर ने। सर जोन्स ने क्या बोला है? सर जोन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वो शब्द है जो सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक परस्पर संबंधी क्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर या रूपांतर को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन ने क्या कहा है? इनका कहना है सामाजिक परिवर्तन जीवन के स्वीकृत प्रकारों में परिवर्तन है, जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, उसमें जो चेंज आता है उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। डॉसन एवेंटिस का क्या कहना है? सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ और प्रयोग में सामाजिक है। तो ये 3 हो गए। अब इसकी विशेषता देखेंगे। बहुत मैं ट्राई की हूँ आप लोगों के लिए कि पॉइंट में लेकर आऊँ आंसर। पॉइंट में आंसर याद करना ज़्यादा इजी होता है। जो टॉपिक जो हेडिंग दिया रहता है पॉइंट का उसको लर्न कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन तो आप खुद से भी कर लेंगे। देखिए सामाजिक परिवर्तन की सामुदायिक परिवर्तन से संबंधित होता है। जो ये सामाजिक परिवर्तन है, सोशल चेंज है। अब सोसाइटी 1 या 2 लोग से तो मिलके बनी नहीं है, समूह से मिलके बनी है। तो उस समूह में जो परिवर्तन आता है वो सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के जीवन में होने वाले परिवर्तनों से नहीं, परंतु वरन समुदाय के जीवन में होने वाले परिवर्तनों से है। पूरे कम्युनिटी के जीवन में जो परिवर्तन होता है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक तथ्य है। सार्वभौमिक तथ्य का मतलब होता है कि हर जगह ये होता है। सामाजिक परिवर्तन बिना किसी अपवाद के संसार के सभी समाजों में होता है, अर्थात आदिम से आदिम समाजों से लेकर आधुनिकतम सभी समाजों में सामाजिक परिवर्तन होता है। फिर है सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अब किस तरह का परिवर्तन होगा इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। फिर है सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य नियम है। यस, ये भी एक फिक्स है कि परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। अब हम अभी के टाइम में हमारा जो जनरेशन है, हम जिस समाज के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आने वाले जनरेशन जब आएंगे तो उनके समाज में परिवर्तन आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान होती है। हाँ, एक ही गति से जो है नहीं बढ़ती है, इसमें चेंजेस होते रहता है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति अत्यधिक जटिल होती है क्योंकि उसकी माप नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये आपके हो गए विशेषता किसके। इसमें समझाने वाला ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको पढ़ के लर्न करना है। एंड पॉइंट में है तो आपको पॉइंट को ही लर्न करना है, एक्सप्लेनेशन खुद से करना है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ। सामाजिक स्तरीकरण या समाजशास्त्र। अब आइए पढ़ते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है। सामाजिक स्तरीकरण संरचित असमानता की एक प्रणाली को संदर्भित करता है। दर और रैंक सदस्य समाज चुनिंदा मानदंडों और सीमाओं के आधार पर धन, शक्ति, विशेषाधिकारों और अवसरों तक पहुंच बनाता है। यह उनकी विशेषताओं के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण नहीं है, बल्कि समूहों को वर्गीकृत करने की एक स्थापित प्रणाली है, जैसे भारत में जाति व्यवस्था। स्तरीकरण जो हो जाता है वो हो जाता है आपका एक प्रणाली, एक सिस्टम, जिस सिस्टम के द्वारा ये कार्य करता है। तो अगर इंडियन सोसाइटी की हम बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी का जो स्तरीकरण है, जो इसमें जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे रूल नियम जो है बने हुए हैं, अलग अलग अपने सिस्टम से जो है ये कार्य करता है। हो सकता है कि उस सिस्टम में प्रॉब्लम हो, जैसे अभी जाति पात का जो था, या लड़कियों को पढ़ने नहीं देना, या फिर छुआछूत वाला, ये सब जो चीज़ें हैं ये गलत है, लेकिन ये नियम बने थे तो इस नियम को तोड़ना भी पड़ता है अगर कुछ गलत होता है तो। अकॉर्डिंग टू रेमंड मरे सामाजिक स्तरीकरण को उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में समाज के 36 विभाजन के रूप में परिभाषित करता है। हाँ बिल्कुल, जो हमारा समाज में है कुछ उच्च स्तरीकरण होता है,
कुछ निम्न स्तरीकरण होता है। उच्च स्तरीकरण जिसमें हम ओपन माइंडेड हैं, आगे बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए कार्य कर रहे हैं। और निम्न स्तरीकरण वही जो छोटे मोटे चीज़ों में फंसे हुए हैं, जातिवाद में फंसे हुए हैं, धर्मवाद में फंसे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो जाती है निम्न सामाजिक इकाइयों के 36 विभाजन की वजह से होती है। अकॉर्डिंग टू गिज़बर्ट सामाजिक स्तरीकरण को श्रेष्ठता और अधीनता के संबंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए स्थायी समूहों में या श्रेणियों में समाज के विभाजन के रूप में परिभाषित करते हैं। इनका भी यही कहना है। अब देखिए स्तरीकरण के कार्य क्या है। स्तरीकरण समाज के विभिन्न आवश्यक प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारों की विभिन्न मात्राओं को वितरित करके अपने कुछ आवश्यक कार्य करवाता है। तो ये देखिए स्तरीकरण का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं, सिर्फ आएगा इसमें नोट्स लिखने के लिए कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है, नोट्स लिखने के लिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, संविधान क्या है। ये क्वेश्चन जो है आगरा, बिहार, उनके कंटेम्प्रेरी में है, तो ये टॉपिक आप लोगों में भी है। संविधान क्या है, तो आइए संविधान पहले है क्या उसको देखते हैं। सम प्लस विधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। मतलब कि ये जो है कुछ नियम बनाए गए हैं, उस नियम पर जो है चल करके राज्य को चलाना या संगठन को चलाना या देश को चलाना, वो चीज किया जाता है। संविधान एक ऐसी कठिन परिभाषा जो आपको कहीं भी मिल जाएगी। मैं इसको सरल रूप से समझाने की कोशिश करती हूँ, एक सेकेंड। संविधान एक मौलिक कानून है जो देश का संचालन करने, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा कार्य निर्धारण करने एवं नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए नियम दर्शाता है। देखिए इन शॉर्ट संविधान ये समझिए कि संविधान जो है नियमों का बुक है, किताब है। उन नियमों के तहत हमें हमारे देश को, राज्य को, संगठनों को चलाते हैं हम। उसी नियम के अंतर्गत, उसी नियम के अधीन जो है चलाया जाता है। इन शॉर्ट यही है। प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना एक संविधान होता है जो सरकार के अंग, विधानमंडल, न्यायतंत्र, कार्यपालिका के गठन और कार्य की परिभाषा करता है और उसके अधिकार और जवाबदारियों को सुनिश्चित करता है। तो सबका जो है कानून होता है, उसी के अनुसार जो है चलता है। संविधान के कार्य देखिए, सरकार के उद्देश्य को स्पष्ट करना, सरकार क्या करना चाहती है। शासन की संरचना को स्पष्ट करना, जो शासन है, जिस तरह से शासन किया जा रहा है, जिस तरह से चलाया जा रहा है देश को। नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना। राज्य को वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करना। भविष्य की दृष्टि के साथ एक आदर्श शासन संरचना का निर्माण करना, जिस तरह से आप चलाना चाहते हैं। प्रकार अगर देख ले तो संविधान का वर्गीकरण 4 प्रकार से वर्गीकृत हुआ है। केंद्र राज्य संबंध, तो पहला तो है परिसंघीय, फिर है फेडरल यानी संघीय, एकात्मक। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए संविधान का वर्गीकरण ये 4 तरीके से हुआ है। पहला है केंद्र राज्य संबंध आधारित, यानी कि इसमें 3 चीजें काम करती है, परिसंघीय, संघीय और एकात्मक। और यहाँ पे है विधायक और कार्यपालिका संबंध, जिसमें संसदीय प्रणाली चलती है और राष्ट्रपति शासन होता है। यहाँ पे निर्माण प्रक्रिया में जो हमारा संविधान है वो लिखित है, रिटन है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान जो है रिटन है या फिर मौखिक है, तो ये रिटन है। परिवर्तनशीलता आधारित है, परिवर्तनशीलता यानी कि इसमें चेंज हो जाता है। तो यस, लचीला है, टाइम आने पे इसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, संशोधन जिसे हम बोलते हैं। और कठोर भी है, दोनों चीजें हैं। अब इसमें संविधान का अर्थ आपने समझा। संविधान का जो रीढ़ की हड्डी बोला जाता है या फिर संविधान की आत्मा जिसे बोला जाता है वो है प्रस्तावना। पहले अब इसको देखेंगे। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संविधान के प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। वैसे ये तो मुश्किल से 85 या 86 शब्दों का, लेकिन एक एक शब्दों का अर्थ इतना बड़ा है कि इस पर किताब लिख दिया जाए। जो प्रस्तावना है, एक्चुअली में जब आप संविधान की जो बुक है उसको ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना मिलता है। उस प्रस्तावना में संविधान में जो बुक में पूरा लिखा गया है वो सभी का सारांश जो है आपको प्रस्तावना में मिल जाता है। इसीलिए जो है इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है या संविधान की जो है कुंजी कहा जाता है।
देखिए संविधान जो है वो बना किस, प्रिम्बल जो है प्रस्तावना, जरूरत, मूल तत्व और महत्व, ये तीनों चीजें इनका है। सबसे पहले प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना का मतलब है परिचय या इंट्रोडक्शन। तो आप समझ लीजिए कि जो संविधान है उसका इंट्रोडक्शन जो है प्रस्तावना में है, यानी कि ये संविधान की परिचय वो अथवा भूमिका है। इसमें संविधान का सार होता है, पूरे संविधान में है क्या उसी का एक सूक्ष्मतम रूप है प्रस्तावना जो मैंने अभी आपको बताया। आसान भाषा में कह सकते हैं कि अगर पूरा संविधान एक सिनेमा है तो प्रस्तावना उसका ट्रेलर है। प्रस्तावना की जरूरत क्यों पड़ी? प्रस्तावना इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति पूरे संविधान को पढ़े बिना समझ सके। मतलब कि अब उतना संविधान आपको पढ़ना है, उसको अगर पूरा इसका निचोड़ समझना है तो आप प्रस्तावना पढ़ सकते हो। हमारे पूरे संविधान का दर्शन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हम कैसे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, किन आधारों और किन मूल्यों पर हम भारत को स्थापित करना चाहते हैं, आदि सभी कुछ जो है प्रस्तावना में दिया रहता है। प्रस्तावना का मूल तत्व क्या है? इसके एक एक शब्द को बड़े सलीके से वाक्यों में गढ़ा गया है। इसका सारा सार इसके शब्दों में ही छुपा है। इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं उसका बहुत मीनिंग है। एक बार इसके मुख्य शब्दों से में छिपे गूढ़ अर्थ को समझ गए तो इसका मतलब संविधान के दर्शन को समझ गए। संविधान में क्या है उसको समझ गए, संविधान की बेसिक्स को समझ गए। इससे पहले कि इसे समझे एक बार प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लें। देखिए अब इसमें आप सोचेंगे कौन कौन सा वर्ड है। जो यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है ना, बोल्ड किया गया है, वो सारे वर्ड का मीनिंग बहुत वाइड है। प्रस्तावना यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। अब हम देखेंगे संविधान के अधिकार का स्रोत कहाँ से आया है। भारत की प्रकृति के अकॉर्डिंग बना है। संविधान के उद्देश्य, तो संविधान का स्रोत का बात करें तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। देखिए क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या बताना है, संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। भारत की जनता को ही यहाँ हम कहा गया है। यहाँ पे आप देखिए हम जो ये वर्ड है ये डिनोट किया गया है भारत की जनता के लिए। प्रस्तावना के पहले कुछ शब्द हैं हम भारत के लोग। ये लाइन भारत में रहने वाले लोगों के महत्ता के बारे में बताता है। यह भारतीय लोगों की एकजुटता और सामूहिक सोच के बारे में बताता है। यह अन्य सभी पहचान के होते हुए भी पहले हम भारतीय हैं इसको दर्शाता है। तो ये पूरा आपको वर्णन किया गया है। दूसरा है भारत की प्रकृति। भारत किस प्रकार का देश है या फिर ये देश या किस प्रकार का देश बनने की इच्छा रखता है, यह संविधान में लिखी इस वाक्य से पूरी तरह से स्पष्ट होता है। क्या? भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। देखिए भारत कैसा है या कि कैसा बनना चाहता है, तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसमें ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है इन सारे वर्ड्स में। इसमें आगे आप लोग को सारे मीनिंग समझाया गया है। फिर समाजवादी है, ये भी काम करता है। संविधान के उद्देश्य क्या है, इसमें आपको समझाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जैसा है आप लोग को वैसा ही लिखना है, तो इसको आप लोग कर लेंगे। ठीक है। राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता क्या है, उपासना, प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों, मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार पर है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषा का परिलक्षण करती है। देखिए क्वेश्चन एक आता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आता है संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, समझाएं। तो आपको ये पूरा जो प्रस्तावना के बारे में लिखा है कि प्रस्तावना क्या है, इसमें क्या इसका महत्व क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, प्रस्तावना को लिखना है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? यस। संविधान सिर्फ वो पुस्तक नहीं है जिसमें 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं, बल्कि संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं वे भी संविधान है। संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या या कोई निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाती है वो भी संविधान का अंग है। ठीक है।
इसी तरह प्रश्न से क्या प्रस्तावना भी संविधान का अंग है। तो ये आज का क्लास पेपर 1 आपका कंप्लीट हो गया। कल हम लोग जो करेंगे पेपर 2 के क्वेश्चंस को करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों के लिए यूजफुल हो, बिल्कुल यूजफुल होगा। अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग अभी तक अगर पढ़े नहीं हैं तो इस पे ध्यान दे दीजिए, पढ़ लीजिए। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि हम लेकर आएंगे लखनऊ के लिए, तो हम लेकर आए हैं। अब आपका काम है कि इसको लर्न करके और एग्जाम में लिखें। सो फिर मिलूंगी फ्रेंड्स कल आपके पेपर 2 के क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।